हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 1 जुलाई और 1 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमको मैं बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इस पर आपको लेक्चर्स की PDF मिल जाया करेगी। साथ में मेल, ट्विटर और इंस्टा से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का दुख दर्द परेशानी रिगार्डिंग यूपीएससी हो आपको तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो ऑन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। ओके। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और है जिसमें मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए। अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक ऐसे का पेड कोर्स लेकर आने वाली हूँ विच विल बी लाइक अ फाउंडेशनल कोर्स फॉर ऐसे, and I'll be targeting the students who are going to attempt 2023 and 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए 2023 और 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उसी बेसिस पे मैं ये ऐसे का जो पूरा कोर्स है वो लेकर आऊँगी। ओके, आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हमारे पास आज कुछ नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से स्नेक आइलैंड के बारे में। इसके बाद देखेंगे हेल्थ में लेप्रोसी के बारे में। गवर्नेंस में देखेंगे एक एडिटोरियल जो कि आया है अबाउट एडवर्टाइजमेंट। कई बार क्या होता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट होती है जो मिसलीडिंग होती है। अब इस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को जो एंडोर्स करने वाले एक्टर या क्रिकेटर या जो भी बड़ी सेलिब्रिटी है, क्या उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए फॉर दीज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और नॉट, ये हमको देखना रहेगा इसमें। GS3 में स्पेस में गगनयान के बारे में देखेंगे एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, आज की हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है अबाउट गगनयान। तो इशू ये है कि गगनयान धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। ओके, लेकिन इसके बारे में इसरो के चेयरमैन ने ये कहा है कि हमारी सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है क्रू की सेफ्टी। जिन एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजने वाले हैं अंडर गगनयान, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है। इसीलिए इस सेफ्टी पूरे मैकेनिज्म को तैयार करने में समय लग रहा है और इसीलिए गगनयान थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब गगनयान के बारे में कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। गगनयान क्या है? पहली बात तो ये याद रखना कि इंडिया का मिशन है, इसरो ने इसको बनाया, इसरो का मिशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 फ्लाइट्स भेजी जाएगी और ये 3 फ्लाइट्स कैसी होंगी, जिसमें से 2 फ्लाइट्स अनमैन्ड होंगी। ठीक है, यानी कि इसमें ह्यूमंस नहीं होंगे। एक जो आखिरी फ्लाइट होगी इसमें ह्यूमंस भी होंगे, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेज रहे हैं। ओके, और ये कैसे जाएंगे? ये जाएंगे एक मॉड्यूल में बैठ के जिसका नाम होगा ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगी अर्थ के ऊपर 300 से लेके 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये ऑर्बिट जो है, लो अर्थ ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं। इसमें ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये ऑर्बिट करेगा और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर। 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे जिसमें से एक कोई वुमेन रहेगी। ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे रहेगी और 5 से 7 दिन तक कम से कम ये ऑर्बिट किया जाएगा। ओके, अब देखो इसमें पेलोड 2 तरीके के होने वाले हैं। एक तो होगा क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो होगा जिसमें स्पेसक्राफ्ट में जो ह्यूमन बींग है, जो एस्ट्रोनॉट्स है वो बैठ के जाएंगे। तो एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा और एक होगा सर्विस मॉड्यूल जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होंगे। ठीक है, तो 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन जो होंगे वो सर्विस मॉड्यूल में भेजे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इमरजेंसी एस्केप और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट जैसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान इसीलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ भेज रहे हैं। और इसीलिए इमरजेंसी एस्केप यानी कि कभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है स्पेसक्राफ्ट में बीच में, तो किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स इसमें से बाहर निकल कर कम से कम अपनी जान बचा सकें, इसको बोलेंगे इमरजेंसी एस्केप। और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट मतलब कि लॉन्च होने के टाइम या लॉन्च होने के दौरान यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मिशन पूरा अबॉर्ट हो सके, इसमें एस्ट्रोनॉट्स की भी जान बच जाए और पूरा मिशन भी बच जाए, ये इस तरह की फैसिलिटी है। ठीक है, अच्छा, इसको पहुंचाने वाला रॉकेट कौन सा रहेगा? GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल रहेगी ये। ठीक है, इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हैवी लिफ्ट जो लॉन्च व्हीकल है आज की डेट में हमारे पास वो यही है, GSLV मार्क 3। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी हम यहाँ पे चंद्रयान 3 की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 हम मून पे भेजने वाले हैं और एक और हम मिशन भेजने वाले हैं वीनस पे। आप लोग मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा हमारा मिशन है जो हम वीनस पे भेजने वाले। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि जो इसरो है,
इसरो ने बोला है कि गगनयान मिशन में जो समय लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते हैं और उनके लिए जो जो सिस्टम हमको चाहिए वो सब सिस्टम हम बना के देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली क्रू एस्केप मॉड्यूल की बात हो रही है, ठीक है। क्रू एस्केप मॉड्यूल जो है वो इंटेलिजेंटली आपको बता देगा, रॉकेट में ही आपको बता देगा कि कब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा है और एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ से एस्केप कर जाना चाहिए, ये आपको क्रू एस्केप मॉडल बताएगा। यूजुअली एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना उसमें इस तरह का सिस्टम होता है जो आपको यहाँ पे एक तरह का सेंसर होता है जो आपको बताता है कि आप लोग यहाँ से एस्केप कर जाओ, एयरक्राफ्ट में कुछ खतरा है, ठीक है। ये बताता है एयरक्राफ्ट का सेंसर, लेकिन रॉकेट्स में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे इन रॉकेट्स में इस तरह का एक सेंसिंग सिस्टम बनाने के लिए क्रू मॉड्यूल, जो क्रू एस्केप मॉड्यूल है, इसको बनाया जा रहा है, ओके। क्रू एस्केप मॉड्यूल को बनाया जा रहा है। वैसे ही चंद्रयान 3 मिशन की तरफ भी अभी सभी की काम चल रहे हैं और इसमें लास्ट टाइम क्या होता है, चंद्रयान 2 हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज जो थे ना वो सेंसर के थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी सेंसर्स को लेकर काम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा और टाइम लग रहा है, ठीक है। तो गगनयान मिशन के बारे में देखा, चंद्रयान के मिशन के बारे में देखा। आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओगे वीनस पे जो हम मिशन भेजने वाले हैं उसका नाम क्या है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं, लेप्रोसी के ड्रग के बारे में ये आर्टिकल है। तो क्या है आर्टिकल, आर्टिकल ये कह रहा है कि लेप्रोसी जो होती है कोढ़ की बीमारी होती है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है क्लोफाजाइमिन, ठीक है। ये जो ड्रग है ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, वो भी बहुत कम तरीके से, बहुत कम अवेलेबिलिटी है और लगभग प्राइवेट सेक्टर से तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है ये ड्रग, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ है, इसमें उससे पहले लेप्रोसी पढ़ लेते हैं, लेप्रोसी क्या होती है। तो देखो लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज़ है और एक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका दूसरा नाम हैंसेंस डिसीज़ भी है, हैंसेंस डिसीज़, ओके। इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटेसिस, ठीक है, या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये इसका नाम है, लेप्री, ओके। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो बैक्टीरिया होता है इस लेप्रोसी कॉज करने के पीछे, ओके। अब देखो इसमें होता क्या है, इस तरह से स्किन का डिफॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जैसे देखो ये स्किन सोर्स जो है वो डिफॉर्म होने लगते हैं, डिसफिगर होने लगते हैं, अंदर की जो मसल्स है वो वीकन होने लगती है, इस तरह के लम्प्स एंड बम्प्स बनने लगते हैं, फीलिंग जो लॉस होने लगता है, फीलिंग का लॉस होने लगता है, जैसे सुन्न हो जाता है ना आपका हाथ, तो वैसी वाली फीलिंग आती है, आप कुछ महसूस नहीं कर पाते हो, ओके। तो ये सब जो है सिम्टम्स रहते हैं इसके, ओके। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ यहाँ पे आपके नोज़ में, आपके आईज़ में, आपके लंग्स पे भी असर डालता है, ठीक है, किडनी में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, नोज़ में, इन सब जगहों पे भी असर करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपको शुरुआत में पता ही नहीं चलेगा कि आपको लेप्रोसी हुआ है। कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं सिम्टम्स को अपीयर करने में और कई सारे लोगों को तो 20-20 साल तक सिम्टम ही अपीयर नहीं करते लेकिन उनको लेप्रोसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, नर्व्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है, लेग्स में, आर्म्स में, नोज में, फेस में, मसल्स में, तो इन सभी में परमानेंट डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है इसके कारण, किडनी फेल हो सकती है इसके कारण और इरेक्टाइल डिसजंक्शन भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। आगे बात करते हैं तो देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्रोनिक तरीका है, प्रोग्रेसिव तरीका है, ठीक है, और बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल क्यों है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण हो रहा है जो कि खुद एक बैक्टीरियम है। ओल्डेस्ट डिसीज है ये क्योंकि आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से हो रहा है और शुरुआत में चाइना, इंडिया, इजिप्ट, इन एरियाज में बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस हुआ करती थी काफ़ी पुराने समय से, ठीक है। किस किस को इन्फेक्ट करता है, हमने देखा स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, नोज की लाइनिंग को, इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट कर सकता है। ट्रांसमिशन के मोड देखें तो देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है कि अगर आपने कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके जो जब ये सांस वांस ले रहा है तो जो भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो आपके अंदर चले जाते हैं, आपने उनको ब्रीथ कर लिया तो आपको भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, कम एज में, ज़्यादा एज में, किसी भी एज में हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लेप्रोसी है इसको क्योर किया जा सकता है
बाय मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी में कुछ यहाँ पे ड्रग्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसको क्योर कर सकते हो, लेकिन इशू यही है कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होता है ना, उसकी बहुत कमी हो गई है। तो देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में देख रहे हैं हम कि क्लोफाजाइमीन जो है ये एक की ड्रग है लेप्रोसी को ट्रीट करने का। इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई है इंडियन मार्केट में, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिर भी मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो पेशेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सभी ने हेल्थ मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पे इसका इमीडिएट रिस्टोरेशन होना चाहिए इस मेडिसिन का। अब देखो इंडिया में लगभग हर साल 1.25 लाख 1,25,000 केसेस आते हैं लेप्रोसी के, ठीक है। और ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा 50,000 से 1 लाख केसेस ऑलरेडी प्राइवेट क्लिनिक्स में आते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो 1.25 लाख तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर भी इसके अलावा भी 50,000 से 1 लाख केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, या प्राइवेट क्लिनिक्स में उनका स्किन केयर ट्रीटमेंट ही चलता रहता है, ओके। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 ड्रग्स होते हैं, जिसमें से जो क्लोफाजाइमीन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप इसको रिप्लेस करने तो 3 दूसरे ड्रग्स आप लेकर आ सकते हो, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लोफाजाइमीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब WHO ने भी ये कहा है कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है लेप्रोसी की काफ़ी एंडेमिक है, ठीक है, पर डिटेक्शन रेट बहुत कम है। जैसे मान लो 10,000 जो पॉपुलेशन है, 10,000 में सिर्फ 4.5 लोग जो हैं इनको डिटेक्ट हो पाएगा, मतलब लेप्रोसी है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्रेवलेंस रेट क्या है, मतलब मान लो अगर 10,000 की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे हर 0.4% को यहाँ पे लेप्रोसी की प्रॉब्लम है। ये देखो ये 0.4% कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो आप इसको याद कर सकते हो, ओके। अब देखो क्लोफाजाइमीन जो है ये ज़रूरी है थेरेपी के लिए, क्योर के लिए, लेप्रोसी के लिए, ओके। और यहाँ पे जो क्लोफाजाइमीन है इसके साथ 2 और ड्रग्स भी यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 और ड्रग्स, एक तो है राइफेम्पिसिन और एक है डेप्सोन, ओके। अभी यहाँ पे एक नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी बनाया गया था, ठीक है। 1990s का प्रोग्राम है जिसमें लेप्रोसी को ख़त्म करने की बात की गई थी, और इसमें ये बोला गया है कि मंथली ब्लिस्टर्स पैक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 12 महीने तक गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट मार्केट क्राइसिस जो है क्लोफाजाइमीन का, ये इसको अफेक्ट कर रहा है, इंडिया के जो लेप्रोसी ट्रीटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो क्लोफाजाइमीन को इसलिए भी यूज़ किया जा रहा था कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला जो प्रॉब्लम है उसके भी अगेंस्ट काम करता है, ओके। तो इसीलिए कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि जो दूसरे 2 ड्रग्स हैं वो तो ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन जो क्लोफाजाइमीन है ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में है, अभी तक इसका ड्रग जो है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ओके। तो क्लोफाजाइमीन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, रशिया विड्रॉज फ्रॉम द स्नेक आइलैंड। तो देखो क्या हुआ है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, और रशिया ने एक स्ट्रैटेजिक आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, और ये स्ट्रेटेजिक आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। ये स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है, और यहाँ पे इसके ऊपर कब्जा कर लिया था रशिया ने। अभी क्या हुआ है, अभी रशिया बोल रहा है कि हमने ये जो आइलैंड था इसको छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया कि यहाँ पे WHO और UN बार बार बोल रहे थे कि हमको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचानी है यूक्रेन में, इसीलिए हमने सोचा कि चलो छोड़ो, जाने देते हैं छोटे से आइलैंड को, ये कह रहा है रशिया। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि कोई छोड़ा वोड़ा नहीं है इन्होंने, ठीक है, यूक्रेन की आर्मी ने छुड़वाया है इनसे, यूक्रेन की आर्मी ने इनको मार भगाया है यहाँ से, ठीक है। तो स्नेक आइलैंड इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेक आइलैंड के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो ये है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन में ये नीचे देखो यहाँ पे आता है क्रीमिया, जो अभी अनेक्स किया हुआ है रशिया ने ऑलरेडी, ठीक है। और ये पूरे ब्लैक सी के साइड से यहाँ पे पूरी तरफ से रशिया अटैक कर रहा है, सो दैट ये जो यूक्रेन है इसको एक्सेस ना मिल सके ब्लैक सी का। यहाँ पे देखो ब्लैक सी में ये आइलैंड है स्नेक आइलैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। देखो ये ओडिशा है जो यहाँ पे इसके पास में है, और यहाँ पे एक रिवर भी आती है डेन्यूब, ठीक है। डेन्यूब पूरे यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो डेन्यूब रिवर के माउथ पे बनता है स्नेक आइलैंड। इसका दूसरा नाम है ज़मीनी आइलैंड, ठीक है, या फिर स्नेक या सरपेंट आइलैंड भी इसको बोलते हैं। छोटा सा आइलैंड है, 700 मीटर्स का आइलैंड है, एक्स शेप में ये इस तरह का आइलैंड आपको दिखता है। ब्लैक सी में लोकेटेड है, डेन्यूब रिवर के ऊपर है, डेन्यूब रिवर के माउथ पे है, और यहाँ पे ओडिशा का नाम का एक पोर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ और चीज़ें कि ये बेर रॉकी आउटक्रॉप
एक तरह का आइलैंड है, और यहाँ पे यूक्रेन का जो मेन ब्लैक सी पोर्ट है ओडिशा, इसके पोर्ट पे, इसके कोस्ट पे ही पड़ता है, ठीक है। तो रशिया ने पहले इसको ब्लॉक कर दिया था सो दैट यूक्रेन तक फूड वगैरह की जो एड है वो ना जा पाए, ठीक है। अब जो स्नेक आइलैंड है इसके ऊपर यूक्रेन ने इसका कब्जा छुड़ा लिया है रशिया का, और अभी पूरे वर्ल्ड की नज़रें स्नेक आइलैंड पे ही है, ठीक है। अभी रशिया का यहाँ पे क्रूजर भी आया था, ठीक है, मॉस्कोवा, इसने भी सरेंडर किया है यहीं पे, ये कहना है किसका, यूक्रेन का, ओके। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने देखा स्नेक आइलैंड, इसके नीचे ही है देखो ब्लैक सी, पूरी ब्लैक सी ही है। तो थोड़ा सा ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है ब्लैक सी, नीचे आता है टर्की, ठीक है, यहाँ आता है जॉर्जिया, फिर आता है रशिया, यूक्रेन, देखो मालदोवा की जो बॉर्डर है वो टच नहीं हो रही है ब्लैक सी के साथ, याद रखना है ना। फिर आता है रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम आप ऐसे याद रख सकते हो, टी एंड बर्गर, ठीक है। तो देखो ये जो है ये एक्रोनिम है टी एंड बर्गर, ठीक है। इसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि ब्लैक सी के आसपास कौन आता है। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टर्की, बी का मतलब है बुल्गारिया, यू का मतलब है यूक्रेन, फिर है रशिया, फिर है जॉर्जिया, और फिर ये छोटा ही है, मतलब इसका कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर बड़े वाले आर का मतलब है रोमानिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज इसके आसपास आएंगी। उसके अलावा देखो यहाँ पे सी ऑफ अजोव है। सी ऑफ अजोव जो है वो ब्लैक सी से अलग हो रही है और यहाँ पे जुड़ रही है थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बीच में जो छोटी सी सी है इसका नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा जो है ब्लैक सी के साथ जुड़ रही है वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा यहाँ एगिन सी है, एगिन सी के साथ जुड़ रही है वाया स्ट्रेट ऑफ डिनविनल्स, यहाँ नीचे है मेडिटेरेनियन सी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में ज़रूर लोकेट करना, ओके। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इन द एंड ऑफ दिस सेशन, उस क्वेश्चन का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। आगे बात करते हैं। ये देखो यहीं पे रख दिया है मैंने इसका क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2019 में आ चुका है। इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर देना इन द कमेंट सेक्शन, इसको एटलस में ज़रूर देखना इन लोकेशंस को, और फिर ये आंसर देना, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, शुड एंडोर्सर्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग। तो देखो हुआ क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसने कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है, ये जो अथॉरिटी है, और ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइंस है रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि गाइडलाइंस अभी से तुरंत जो है यहाँ पे इफेक्ट में आएंगी, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 का, उसमें ये गाइडलाइंस ऐड की गई है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें 10 लाख रुपए का पेनल्टी भरनी पड़ेगी, किस किस को, एक तो मैन्युफैक्चरर को, एडवर्टाइज़र को, ठीक है, और उसके अलावा एंडोर्सर को। तो जैसे कोई यहाँ पे कोई भी एक्टर है या क्रिकेटर है या कोई भी सेलिब्रिटी अगर इस एडवर्टाइजमेंट को करती है, एंडोर्स करती है, तो उसको भी 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स जो है वो यहाँ पे हर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट को एंडोर्स करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, इन एंडोर्सर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नई गाइडलाइंस की ज़रूरत क्यों थी, क्या इसके अंदर है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक डाटा रिलीज हुआ है एडेक्स इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसमें पता चला कि जो सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट है 2020 से लेकर 21 में लगभग 44% बढ़ा है, यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो सेलिब्रिटीज, वो यहाँ पे 44% बढ़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, क्यों ज़रूरत होती है सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे एंडोर्स करने की। तो देखो सिंपल सा मीनिंग है, हमारा जो इंडिया है वो बॉलीवुड और क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बॉलीवुड एक्टर, जैसे मान लो अक्षय कुमार हो गया, या कोई एक्ट्रेस हो गई कटरीना कैफ हो गई, या कोई क्रिकेटर हो गए धोनी हो गए, ठीक है, तो ये सब जो अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड को क्रेडिबिलिटी मिलती है, उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो जो ट्रस्ट लोग इनके ऊपर करते हैं, ठीक है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स के ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट पास ऑन हो जाता है इस ब्रांड को भी। इसीलिए जो जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, सो दैट बायर्स जो है उनका परचेजिंग डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस कर पाएँ और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएँ, ठीक है। लोग जो है बेसिकली वर्शिप करते हैं इन सेलिब्रिटीज़ को इंडिया में, इसीलिए इतना ट्रस्ट एसोसिएटेड है इनके साथ, ठीक है। अच्छा, कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो सही ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, कई सारे जो होते हैं उनको कोई मतलब नहीं कि ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, ठीक है। तो कई जगहों पे रॉन्ग रीजंस के कारण भी एंडोर्समेंट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक आइडिया लेना ज़रूरी है कि आप किस ब्रांड का एंडोर्समेंट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर रहे हो। तो क्या ये सारा ओनस जो है ये ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित जो है वो यहाँ पे एंडोर्स कर रही थी मैगी को, ठीक है, ठीक है।
मैगी को एंडोर्स कर रही थी और उसी टाइम पे पता चला था कि मैगी में लेड है, ठीक है। तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित के ऊपर भी पेनल्टीज वगैरह लगाने की बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित वॉज द एंडोर्सर ऑफ दिस मैगी। तो वैसे ही क्या जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर एंडोर्सर का भी ओनस बनता है कि उसको भी चेक करना चाहिए। तो देखो एंडोर्सर जो है बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल रहा है ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। अब इम्पैक्ट तो डाल रहा है लेकिन सोल उनका इम्पैक्ट नहीं है, बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो भी एक्टर हो गया या जो भी सेलिब्रिटी यहाँ पे कोई भी ऐड कर रहा है उसको पहले टेक्निकल नो हाउ यहाँ पे ले लेने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसको ले लेना चाहिए। उसके लिए चाहे तो ये अपनी एक टेक्निकल टीम बिठाए, उस पर समझे कि क्या क्या हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। वैसे एक गाइडलाइन है जिनका नाम है आस्की गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइंस जो है यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजंस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से सेलिब्रिटीज जो है उनको किन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहिए, सो दैट वो पता लगा पाए कि जो ब्रांड वो एंडोर्स कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो एंडोर्स कर रहे हैं वो सही है कि नहीं जनता के लिए, ओके। तो यहाँ पे एंडोर्सर जो है उनको ये सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं और यहाँ पे इनके पास ये आस्क की गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम रख लेते हैं तो यहाँ पे सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी सेलिब्रिटीज़ इस तरह के एड्स करते हैं ये करोड़ों में पैसे कमाते हैं, एक ऐड से 4 करोड़ 10 करोड़ इस तरह से पैसे लेते हैं। तो एक टेक्निकल टीम रखने में इनको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं क्या वो खुद उसको यूज़ करते हैं या यूज़ करेंगे, ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि जो एंडोर्सर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते प्रोडक्ट में और सीधे एंडोर्स करने लगते हैं जस्ट फॉर द मनी सेक, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिबेट इस बात की है कि मान लो कोई जो ब्रांड है वो गलत निकलता है, कोई ऐड मिसलीडिंग निकलता है, तो जो एंडोर्सर है उसके लिए अभी गाइडलाइन ये है कि यहाँ पे इसको 10 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अरे भाई जब ये कमा 4 करोड़ 5 करोड़ रहा है उस ऐड से और 10 लाख रुपए अगर देने भी पड़ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो पेनल्टी का जो क्वांटम है ना बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए और इसको सीरियसली भी नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक एंडोर्सर को ऐसा ना लगे कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सेलिब्रिटी जो है उसकी टैलेंट मैनेजमेंट टीम होती है, लीगल टीम होती है, वैसे ही एक टेक्निकल टीम भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट वो पता लगा पाए कि जो ब्रांड को वो एंडोर्स कर रहा है वो सही है या नहीं है। और 10 लाख रुपए की जो पेनल्टी है ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मॉनेटरी पेनल्टी से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। मतलब तब है जब यहाँ पे या तो रेपुटेशन खराब हो उस एक्टर की या फिर उसको बैन कर दिया जाए कि आप अब कोई भी ब्रांड के लिए कम से कम 1 साल तक के लिए एंडोर्स नहीं करोगे। तो ये गाइडलाइन है हमारे इसमें, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अगर आप उनकी रोक दो पेनल्टी के साथ साथ तो ये एक अच्छा मेजर हो सकता है, ओके। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कौन सा एक्ट मिसलीडिंग है कौन सा नहीं है इसको डिसाइड कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे 80% जो एड्स आप देखते हो ये ग्रे एरिया में आते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये कि से सच हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको आप पूरी तरह से गलत भी कह सको, तो कोई प्रॉपर प्रूफ आपके पास नहीं है। इसीलिए इनको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए भी वापस से नई गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, सो दैट ये वेरीफाई हो सके सारे क्लेम्स, ओके। अच्छा ये ड्यू डिलिजेंस का जो हम मतलब बोल रहे हैं तो क्या ब्रांड एम्बेसडर्स को यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये ड्यू डिलिजेंस का जो एग्रीमेंट है या क्लॉज है वो साइन करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो इनके पास सबसे पहली चीज़ तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अब ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं, आपने टीम बिठाए इनकी मर्जी, ओके। अब इसके लिए ये आस्की की टीम्स बिठा सकते हैं, ठीक है। और आज की डेट में एक लाइबिलिटी पर्सपेक्टिव इनके साथ ऐड हो गया है। जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो कई सारे एक्टर्स क्या करते हैं बोलते हैं अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर्स खुद हैं, ठीक है। तो जो भी ब्रांड का ओनर है वो उसको ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज ऐड करवाएंगे, ठीक है। यानी कि कई सारे एक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर हम आपके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हम जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज ऐड करवाएंगे। इसका मतलब कि अगर कुछ उल्टा सीधा होता है इस ऐड में, मिसलीडिंग होता है या आपका प्रोडक्ट ढंग का नहीं पाया जाता और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की लीगल कार्रवाई होती है तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी तरह से। ये भी चीज़ें एक्टर्स जो है वो साइन करते हैं इन द एग्रीमेंट, ओके। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अभी फरवरी में देखने को मिला था कि जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, उन्होंने देखा कि 2017 से 2020 के बीच में कई सारे ग्रीवेंसेज मिले एडवर्टाइजमेंट को लेकर कि ये एडवर्टाइजमेंट झूठी है, वो एडवर्टाइजमेंट झूठी है, लगभग 12,000 इस तरह के ग्रीवेंसेज मिले थे, ठीक है। तो क्या ये इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो देखो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन तो किया गया है लेकिन प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि जब भी कोई फॉल्स डिस्क्रिप्शन है या फॉल्स गारंटी दी जा रही है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज़ की जा रही है तो यहाँ पे ये जो ऐड है वो मिसलीडिंग हो जाती है।
कोविड-19 के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी मिसलीडिंग सी एड्स फैलाई गई थी कि ये आयुर्वेदिक दवाई ले लो तो आप पूरे ठीक हो जाओगे, आपको कोरोना टच भी नहीं कर पाएगा। इस तरह की कई सारी मिसलीडिंग एड्स थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के अभी इतना ही आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें हमारी बात ये है कि मिसलीडिंग एड्स के लिए नई गाइडलाइंस आई है और इन गाइडलाइंस में बेसिकली एंडोर्सर के साथ साथ ब्रांड के ओनर को, यहाँ पे एडवर्टाइजर को, सभी को घेरे में लिया गया है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। हाँ, क्वांटम के ऊपर डिबेट है कि यहाँ पे जो इंसान 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए कमा रहा है एक एड से, उसके लिए 10 लाख क्या मायने रखते हैं। तो क्वांटम का एक इशू है, बाकी ओनर्स यहाँ पे एंडोर्सर के ऊपर भी है। ओके, तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप आपको सब समझ आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं आप उसका कमेंट जरूर करना आंसर, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।